अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज एक अच्छी खबर से करेंगे। चीनी सालसी में ईरान और सऊदी अरब ने 7 साल के बाद ताल्लुकात बहाल करने का मुआहिदा किया। मुज़ाकरात 6 मार्च से 10 मार्च तक 4 रोज के लिए जारी रहे और इन मुज़ाकरात के बाद ये खबर सामने आई कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की जो है वो बहाली हुई है। ये मुज़ाकरात बीजिंग में हुए और दोबारा से सफारत खाने खोलने का जो है वो इत्तफाक भी किया गया है दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन इसी तमाम अहम मामले के ऊपर व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान हैं, उन्होंने थोड़ा सा खैर मकदम तो किया है इस तमाम जो मुज़ाकरात हुए हैं और तमाम जो मुआहिदा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ कुछ शक का भी इजहार किया है। वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में खदशा ये है कि शायद ईरान जो है वो मुआहिदे के ऊपर इत्तफाक ना करे या इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेगा। ईरान ये शक का इजहार किया और उन्होंने ये भी कहा कि इस तमाम मामले की खबर तो थी अमेरिका को, चीन ने अपडेट तो किया था इसके ऊपर, लेकिन इसमें अमेरिका जो है वो बराह रास्त शामिल नहीं था। लेकिन इस तमाम इशू के ऊपर जहां पर बहुत सारे ममालिक खैर मकदम कर रहे हैं इन मुज़ाकरात का और इन ताल्लुकात की बहाली का, लेकिन वहीं पर इसराइल को तशवीश का इजहार है। इस पे बात करेंगे क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस तमाम इशू के अंदर ये जो मुज़ाकरात हुए और बहाली हुई इसको ना इसराइल एक इशू के तौर पर देख रहा है। तो इस पे बात करेंगे कि इसमें इसराइल को किस चीज़ पर तशवीश है कि अगर ये ताल्लुकात बहाल हुए हैं तो उनको किस तरह से नुकसान होगा। प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे अली बिलाल के कत्ल के हवाले से और इसके साथ साथ इस तमाम इशू में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कल से हम इस पे प्रोग्राम में बात भी कर रहे हैं कि इस तमाम मामले को इस कत्ल को जो है वो रंग दिया जा रहा है और सियासत इस पर की जा रही है, चाहे अपोजिशन की बात की जाए या इस वक्त हुक्मरान जमातों की बात की जाए। इसके ऊपर इस तमाम इशू के ऊपर जो है वो IG पंजाब और उसके साथ साथ निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने आई हैं, वो भी हम रखेंगे क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो उठ चुके हैं। क्योंकि इस हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने ये फरमाया है कि तमाम जो मामला हुआ उस तमाम मामले के ऊपर यास्मीन राशिद साहिबा को जो है वो कॉन्फिडेंस में लिया गया था, उसके बावजूद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो झूठ बोला है। जबकि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि नून लीग ने ये प्रॉपर जो है वो कवर अप स्टोरी की है और अब इसके ऊपर जो है वो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। जबकि अगर नून लीग के जो कारकुनान हैं या उनके जो लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये तमाम मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानबूझकर इसके ऊपर सियासत कर रही है ताकि नंबर गेन किए जा सके। इसके साथ साथ प्रोग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनली लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कैटेगोरिकली कह दिया है कि अब जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार अगर वो किया जाता है किसी भी सियासी मसलहत के तहत, अगर वो गिरफ्तार होते हैं, उसके चांसेस तो नहीं है लेकिन अगर वो होते हैं तो उस सूरत में शाह महमूद कुरैशी साहब जो है इस पार्टी को भी लीड करेंगे और जो इंतखाबात होंगे आगे उनको भी लीड करेंगे। लेकिन जो इंतखाबात की बात की जाए वहां पर जब सब कुछ एज पर द बुक चल रहा है, इलेक्शन कमीशन तैयारी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यहां पर मौजूद है, उस सब के बावजूद क्यों इमरान खान साहब को खदशा है, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खदशा है कि इलेक्शन कमीशन वक्त पर इंतखाबात नहीं करवाएगा, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी। मेरे साथ स्काइप के थ्रू मौजूद हैं तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं साहब और मुझे स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल समरेज सालिक साहब। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। अब सर मैं प्रोग्राम का आगाज आपसे ही करूंगी, ठीक है? हम जितनी देर में समरेज साहब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अनवर रज़ा साहब आपकी तरफ आऊँगी। खुशाइंद आज जो है वो एक खबर सामने आई कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात हुए हैं। अब दोनों के दरमियान दोबारा से ट्रेड और सफारत खाने सब कुछ दोबारा से जो है वो शुरू होने जा रहा है। अच्छी खबर है, पाकिस्तान ने भी इसका खैर मकदम किया, तमाम ममालिक खैर इसकी खबर कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक हैं ये और पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली ये होना कि तमाम मुस्लिम ममालिक अगर एक पेज पर होंगे तो बेहतर होगा। इस तमाम ये जो डेवलपमेंट हुई है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल मारिया, ये खित्ते के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट था कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो कशीदा ताल्लुकात थे वो मामूल पर आए। बड़ा अच्छा एग्रीमेंट हुआ है और दोनों ममालिक में अब सफारत खाने भी कायम किए जाएंगे, सफीर भी होंगे सफारती,
राब्ते भी होंगे। मैं ये समझता हूँ कि चाइना ने इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है और उन्होंने मसालियत का काम भी किया है। अब इसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि खित्ते में खुशहाली आएगी, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात से बरादर इस्लामी ममालिक को भी नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन इसके साथ साथ ये अब देखना होगा कि हमें इस एग्रीमेंट को पूरा करना है, क्योंकि दोनों इस्लामी ममालिक के माबैन जैसे इसराइल ने इस पर खदशे का इजहार किया है, अमेरिका को भी इस पर तशवीश होगी डेफिनेटली, क्योंकि अमेरिका, इसराइल, रूस ये वो ममालिक है जो चाहते हैं कि खत्ते में क्या में अमन ना हो। यही है कि जो पाकिस्तान में इस खत्ते में अपना असला भी भेजते हैं और इनके मफादात भी इसी खत्ते से वाबस्ता है। और अगर ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी इसका बराह रास्त फायदा होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान का झुकाव सऊदी अरेबिया की तरफ होता था तो ईरान की जानिब से तनाव देखने में आता था, और अगर ईरान की तरफ पाकिस्तान का झुकाव होता था तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से नाराज होता था। अब कम अज कम पाकिस्तान को दोनों बरादर ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के साथ साथ माशी तौर पर भी फायदा हासिल होगा, और इसके साथ साथ खित्ते में क़याम अमन के साथ साथ खुशहाली का दौर भी शुरू होगा। पाकिस्तान यानी आपने देखा होगा कि पाक ईरान जो गैस पाइपलाइन है जो मनसूबा खटाई का शिकार था, अब मैं समझता हूँ वो भी आगे बढ़ेगा और इसके साथ साथ तिजारत को भी फरोग हासिल होगा। और पाकिस्तान में जो माशी सूरत है उसको कम करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए सऊदी अरेबिया अपनी जगह पर पहले भी किरदार अदा कर रहा है, और ईरान अब मजीद पहले से बढ़कर पाकिस्तान का साथ भी देगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस्लामी ममालिक के दरमियान जो वो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इससे जो यूरोपीय ममालिक हैं, बिलखुसूस अमेरिका और रूस, पॉइंट टेकन। हमें ज्वाइन कर ले नाज़िम दिफाई तज्ज़िया रिटायर्ड मेजर जनरल समरे सालिक साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर काफ़ी अहम खबर है, इसराइल, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात की बहाली हुई है, लेकिन इस तमाम सिचुएशन में हम जो परेशान देख रहे हैं, जिसको तशवीश हो रही है, वो इसराइल है। और इसराइल के साथ साथ इस तमाम मामले में अमेरिका भी कहीं कुछ खुश नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऑब्वियसली पाकिस्तान ने भी इसका खैर मकदम किया है, ये खत्ते के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ये जो मुआहिदा हुआ है, ताल्लुकात की बहाली हुई है, और खासकर मुस्लिम ममालिक के लिए कितना अहम और इम्पोर्टेंस ये रखता है? सबरे सालिक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी, हम इनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। अनवर रज़ा, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। जैसे भी आपने कहा कि हाँ, अमेरिका को खतरे की घंटी बजेगी, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता खत्ते में अमन हो। लेकिन जहां पर जिस तरह से ये अहम डेवलपमेंट हुई और हमने देखा कि इतने अरसे बाद ताल्लुकात जो है वो बहाल हुए हैं, और उसके बाद अब तमाम चीज़ें दोबारा से रेगुलेट होना शुरू होंगी, ये मुस्लिम ममालिक के लिए कितना अहम रोल प्ले करेगा? ये मुस्लिम ममालिक के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन उसके साथ मैं आपको बताऊं कि जो चीन इस वक्त पूरी दुनिया में इकोनॉमी में बहुत बेहतर जा रहा है, उसकी पूरी दुनिया में मार्केट है, ये पहले ही अमेरिका को नहीं पाता था। और अमेरिका इसी वजह से पाकिस्तान को चीन से दूर करने के लिए भारत के साथ जोरी मुआहदे भी करता था, अपने जो असला है वो भी वहाँ पर जहाज जो वहाँ पर फरोख्त करता था, और भारत के साथ बहुत अच्छे। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान इतना दहशतगर्दी में अमेरिका का साथ दिया है, और इस जंग में 70,000 से ज्यादा शोहदा की कुर्बानी दी है अमेरिका ने, इसका समर पाकिस्तान को नहीं दिया। अब पाकिस्तान को भी इस बात की समझ आ रही है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्या खेल खेल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपने लाजवाल दोस्त चीन को तनहा नहीं छोड़ा, और ना ही कभी चीन ने पाकिस्तान को मुश्किल में तनहा छोड़ा है। यही वजह है कि चीन ने सऊदी अरेबिया को और ईरान को करीब करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इससे अमेरिका, इंडिया को बहुत ज्यादा बेचैनी उनमें पाई जाती है, और वो ये अब भी कोशिश करेंगे कि इस मुआहदे को सबोताज कर दिया जाए। लेकिन अब सऊदी अरेबिया को और ईरान के साथ साथ पाकिस्तान की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो इस मुआहदे पर इम्प्लीमेंट के लिए अपना किरदार अदा करे, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में तिजारत को भी फरोग हासिल होगा, पाकिस्तान के साथ साथ खित्ते में अमन भी कायम होगा, और उसके साथ साथ खित्ते में खुशहाली भी आएगी। अगर आप देखें कि ईरान का मैंने पहले भी जिक्र किया
कि गैस पाइपलाइन तिजारत है, फिर दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड में इजाफा होगा और दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब भी हैं। उनमें दूरी से इस वजह से सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो कशीदा थे। पाकिस्तान जो था वो सैंडविच बना हुआ था। वो अगर उनका झुकाव ईरान की तरफ होता था तो सऊदी अरेबिया उनसे नाराज होता था, और अगर उनका झुकाव सऊदी अरेबिया की तरफ होता था तो ईरान जो है वो पाकिस्तान से 2 कदम पीछे हटता था। जहां पर पाकिस्तान ने भी कोशिश की सालसी का रोल प्ले करने के लिए रजा साहब, ठीक है, जहां पर बेहतर हुई है, ठीक है, जहां पर पाकिस्तान ने रोल प्ले किया, लेकिन इस तमाम ताल्लुकात की बहाली में अगर चीन के रोल की अगर बात की जाए तो चीन का एज अ मीडिएटर काफ़ी अहम रोल रहा है। रिटायर्ड मेजर जनरल समीर सालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया है। सर कहिएगा, ये जो चीन की सालसी के साथ साथ ये जो ताल्लुकात की बहाली हुई है ईरान और सऊदी अरब में, आप इसको कितना खुशाइन देख रहे हैं खित्ते के लिए, मुस्लिम ममालिक के लिए, और अब जो अमन की बात करते हैं तमाम मुस्लिम ममालिक, उसमें कितना अहम रोल ये प्ले करेगा कि बातचीत से, टेबल टॉक से चीजें जो है वो हल हो सकती है? मारिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। रजा साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि चीन जो है वो एक इमर्जिंग सुपर पावर है जो कि अमेरिका के स्टेटस को चैलेंज कर रहा है, और चीन से ये एक्सपेक्टेड था कि वो अपना जो उसका स्ट्रेटेजिक थॉट है उस पे पर बेस करते हुए वो अपने एक्शंस करेगा। अगर हम ये ईरान और सऊदी अरेबिया की जो एनिमोसिटी थी, एक राइवलरी थी, इसको 3 पहलू से हम देख सकते हैं। एक है ग्लोबल लेवल, दूसरा है रीजनल लेवल, और तीसरा है मुस्लिम वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लोबली मैं अगर कहूँ तो मैं कहूँगा कि चाइना जो अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहा है जो कि अमेरिका की कॉस्ट के ऊपर है और इसराइल की कॉस्ट के ऊपर है, और वो अपने जो फ्यूचर एम्बिशंस है उसके मुताबिक वो अपने एक्शंस कर रहा है। रीजनल अगर मैं कहूँ तो आप इससे पीछे अगर चले जाएं, आज से कुछ 3-4 साल पहले जब ईरान जो था वो इंडियन कैंप में था, चाबहार पोर्ट जो है वो इंडिया ने डेवलप करनी थी, और चाइना ने स्टेप इन किया और इतनी बड़ी ऑफर दी 400 बिलियन की ईरान को, और ईरान को इंडिया से वीन अवे किया। ये जो अभी अगर मुस्लिम उम्मा की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी जो राइवलरी मुस्लिम उम्मा में है जो है शिया सुन्नी डिस्कॉर्ड है, और इसराइल को वो बहुत सूट करता है। उसमें भी बहुत बेहतरी आएगी जब ये दोनों मुल्क जो है वो एक दूसरे के साथ मिल बैठेंगे। मेरे नजदीक ये बहुत खुश आइंदा है मुस्लिम वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, सो दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डेवलपमेंट हुई है काफी अहम रही है, लेकिन इस सब में अमेरिका खुश दिखाई नहीं दे रहा है। सर व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान ये कहते हैं कि इस तमाम जो ये बहाली हुई है इसका खैर मकदम तो करते हैं, लेकिन उन्हें एक शक का भी इजहार किया है। वो ये कह रहे हैं कि शायद ईरान जो है ना वो इस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करेगा। आप समझते हैं कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? देखिए, जो पावर्स जो नहीं चाहती चाइना को राइज करता हुआ देखते हैं, और चूंकि अमेरिका चैलेंज हो रहा है, चाइना जो अमेरिका के स्टेटस को चैलेंज कर रहा है, अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं इसराइल, इंडिया, वो तो हर लिहाज से हर उस प्लान को स्कटल करना चाहेंगे, रुकावट डालना चाहेंगे जो कि चाइना को एम्पावर करता है। तो ये ख्वाहिशात जरूर हो सकती हैं जो अमेरिका ने जिसका इजहार किया कि ईरान जो है शायद वो खदशात और उस तरह की चीजें, लेकिन अमेरिका, इसराइल, इंडिया इस तरह की डेवलपमेंट से कभी भी खुश नहीं हो सकते, और वो चूंकि इसमें रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, वो जिस तरीके से भी इसको स्पॉइल करने की कोशिश करेंगे, तो उस वजह से वो इस तरह के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक बेहतर खुशाइंद बात हुई है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ सर इसराइल काफी परेशान जो है वो दिखाई दे रहा है इस तमाम मामले के अंदर, और कुछ उनकी तरफ से ट्वीट्स आई, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, और ये बात सामने आई है जिन्होंने कहा भी है कि सऊदी अरब ईरान के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है वो इसराइली हुकूमत की खारजा पॉलिसी की मुकम्मल तौर पर और खतरनाक किस्म की नाकामी हुई है। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसराइल के इंटरेस्ट में ये है कि मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी हो। मैं एक राइटर को कोट करना चाहूंगा, हिज नेम वाज जॉर्ज फ्रीडमैन। नेक्स्ट 100 years बुक में उसने लिखा कि अमेरिका की और इजराइल की ये इंटरेस्ट नहीं है कि मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी हो, रादर ये इंटरेस्ट है कि मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी हो। तो इजराइल थ्राइव करेगा इस तरह की सिचुएशन में जब मिडिल ईस्ट में डिस्कॉर्ड होगा, लड़ाइयाँ होंगी, एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स होंगी,
और वो फिर उस थ्रेट को वार्ड ऑफ करने के लिए इजराइल और अमेरिका की तरफ देखेंगे। अगर ये लड़ाइयाँ, ये डिस्कॉर्ड जो है वो खत्म हो जाता है तो इजराइल का जो इंटरेस्ट है वो कंप्रोमाइज होंगे। तो इजराइल का परेशान होना वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है और इसी तरीके से ही होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ सर ये भी कहा गया कि व्हाइट हाउस की तरफ से ही कि सऊदी अरब ने जो बीजिंग में मुज़ाकरात हुए इसके बारे में इन्फॉर्म तो किया था, लेकिन अमेरिका इन तमाम मुज़ाकरात के अंदर बराह रास्त जो है वो शामिल नहीं था। लेकिन वहीं से फिर इसराइल ये भी कह रहे हैं कि ये तमाम जो कसूरवार ठहराया उन्होंने अमेरिकी हुकूमत को कसूरवार ठहराया। वो ये कह रहे हैं कि सारा का सारा जो कसूरवार है ना, ये सब कुछ जो हुआ है उनकी वजह से, अमेरिका की वजह से हुआ है। जब अमेरिका से बराह रास्त शामिल नहीं है तो फिर इसराइल किस तरह से अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगा सकता है? देखिए, जो अमेरिका जो है जाहिर अभी तो इस वक्त सुपर पावर है और जो भी एक्टिविटी, जो भी कार्रवाई दुनिया में होती है उसमें अमेरिका को कोई ना कोई अमल दखल जरूर होता है। तो जो चाइना जो है वो इस वक्त अमेरिका का राइवल है, एक विजिबल राइवलरी है, एक कॉम्पिटिटर है। जो चाइना ने मतलब एक दे पुल्ड ऑफ अ वेरी मेजर डिप्लोमेटिक सक्सेस और उसमें अमेरिका को थोड़े बहुत इसमें परेशानी जरूर होनी चाहिए और है कि ये उनके नॉलेज के बगैर ये इस तरीके से हो गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया हिस्टोरिकली अमेरिकन एलाय रहा है। तो शायद वो सऊदी अरेबिया से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया इस तरीके से डिस्क्रीटली कोई एक्टिविटी करेगा जिसको उन्हें को बहुत ज्यादा खातर खबर नहीं होगी। सो इजराइल जो है अभी जाहिर है ब्लेम गेम चलेगी। अमेरिका कहेगा कि इजराइल का ये डिप्लोमेटिक फेलियर है और इजराइल जो है वो अमेरिका को ब्लेम करेगा। ठीक है। और इसके साथ साथ अब ये जो मुआहिदा हुआ है, पाकिस्तान को किस तरह से इस पे जो है वो इसमें रोल प्ले कर सकता है? पाकिस्तान पे इससे क्या असरात हो सकते हैं? मारिया, मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को ये फख्र होना चाहिए कि ये इनिशिएटिव स्टार्ट पिछली गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था, जब अक्टूबर कोई 2021 या इस तरह का कोई टाइम था, यस, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उस वक्त के DGI जो थे उन्होंने तेहरान विजिट किया था। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि ईरानियन प्रेसिडेंट ने किसी स्पीच में पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया कि पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया इन दोनों ब्रदरली कंट्रीज को मिलाने में और इस तरह की डेवलपमेंट करने में। तो जहां तक मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया बदल रही है, चाइना जो है वो इमर्ज कर रहा है एज सुपर पावर, और ये जो है ये बहुत बड़ी एक पहली मैनिफेस्टेशन है चाइना की इमर्जेंस का। पाकिस्तान के लिए भी इसमें सबक है कि हम जो बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं वेस्ट के ऊपर, अभी हमें देखना होगा कि हमारे इंटरेस्ट कहाँ पे है और किस तरफ को हमने स्ट्रेटेजिकली अपने आप को अलाइन करना है। ठीक है। इसके साथ साथ इसको चीन के वजीर खारजा ने इस मुआहिदे को जो है वो बातचीत की जीत कहा। उन्होंने कहा ये जो है वो अमन की फतह हुई है और उस वक्त में हुई है जब इस वक्त दुनिया जो है वो इंतशार का शिकार है। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? बिकॉज हम अमूमन ही देखते हैं कि मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं जब वो ख़राब होते हैं तो कहा तो ये जाता है कि इनका हल टेबल टॉक ही है, लेकिन अमूमन हम उस टेबल टॉक में कोई भी सोल्यूशन एज सच नहीं कम अप कर पाते हैं या नहीं उसमें डेवलपमेंट आ पाती है। लेकिन ऐसे मौके पर ईरान और सऊदी के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी होना और इसमें चीन का रोल प्ले होना, ये ओवरऑल इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मारिया, देखें, जो टॉप लेवल पे ना, ग्रैंड लेवल पे जो स्ट्रेटेजिक थॉट है दोनों कंट्रीज की, दोनों सुपर पावर्स की, चाइना की और अमेरिका की, वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है। मैं यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहना चाहूंगा। अच्छा। कि हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जो वेस्ट की स्ट्रेटेजिक थॉट है वो सिंस कोलंबस बेस रही है 3 कार्डिनल पॉइंट्स पे। एक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, दूसरा है एथनिक क्लींजिंग और तीसरा है डिवाइड एंड रूल। ये जो स्ट्रेटेजिक थॉट है इसकी मैनिफेस्टेशन आज भी हम दुनिया में देख रहे हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि ये जो अकॉर्ड हुआ है सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान, इससे पहले हत्तुल वसा कोशिश की जाती थी कि दोनों मुल्क आपस में लड़ें, बिल्कुल, इनकी आपस में प्रॉब्लम्स हों। चाइना जो कन्वर्सली स्ट्रेटेजिक थॉट जो प्रोपेल कर रहा है वो भी 3 कार्डिनल पॉइंट्स पे है। वो इंटीग्रेशन ऑफ सिविलाइजेशंस, विन विन कोऑपरेशन और म्यूचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। चाइना ये कहता है कि सबको मिल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से फायदा उठाना चाहिए बजाय इसके कि हम रिसोर्सेज के ऊपर एक दूसरे से लड़ते रहें। अगर इन दोनों चीजों को मैं मद्देनजर रखूं तो मेरे नजदीक बहुत बड़ी ये अमन की फतह है कि जहां पे एक बहुत पुरानी
राइवलरी और लड़ाई को खत्म करके उनको टेबल पे लाया गया है और उनके तल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। एंड आई बिलीव ये चीन की भी जीत है, कहीं ना कहीं से चीन की सिफारती जीत है कि ऐसे खित्ते में जहां पर अगर बात की जाए ओवरऑल सियासत की, जोग्राफियाई सियासत की, उसके ऊपर अमेरिका का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पर इस किस्म का मुआहिदा होना चीन के लिए भी जीत है। एब्सोल्युटली, देखें यही तो, इसीलिए तो अमेरिका, इजराइल, इंडिया, वो मेरे नजदीक तो उनको सरप्राइज उनको एक फीलिंग होगी कि वो उनके लिए एक हैरान कुन और एक अजीब सी एक्टिविटी हो गई है। ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि चाइना की सक्सेस है कि उन्होंने जिस तरीके से भी मैनेज किया। इससे पहले जो इस सिलसिले में जो मुलाकातें होती रही हैं दोनों मुल्कों की, वो ओमान और इराक में होती रही हैं, और उसके बाद चाइना ने फाइनल जो इनके सेशंस थे उसमें ये अकॉर्ड को इंश्योर किया और उसको दोनों में एक एग्रीमेंट करवाया है। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका और इजराइल को इसके ऊपर जरूर परेशानी होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि पहली तो बात यह है कि उनकी इतनी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं रही, और दूसरा ये कि जो उनके इंटरेस्ट है कि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो, चीजें जो है वो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही हैं, यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी इस तरह के एग्रीमेंट की वजह से। ठीक हो गया, पॉइंट टेकन सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है जनरल समीर सालिक साहब। ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आईजी पंजाब और निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस तरह से उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कवर अप स्टोरी कह रही है, इसे ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, तमाम जो इशू हुआ अली बिलाल का, जब उनको कत्ल किया गया, उसके ऊपर फिर उसके बाद आईजी पंजाब और निगरान वज़ीर पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि ये झूठ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अगर वाकई में साबित हुआ कि पुलिस ने तशद्दुद किया है या पुलिस ने टॉर्चर किया है तो इसकी सख्त जो है वो कार्रवाई होगी। लेकिन इस तमाम इशू को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि आईजी पंजाब और निगरान वज़ीर आला पंजाब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सिर्फ एक कवर अप स्टोरी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया, वो ये कह रहे हैं किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में झूठ बोलने पर निगरान वज़ीर आला और आईजी पंजाब को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन उस तरफ अगर उनका स्टैंड देखा जाए तो वे कहते हैं इस तमाम इशू में यास्मीन राशिद साहिबा का जो है वो अपडेट लेकर हर डेली रात को जो है वो अपडेट दी जाती थी इस तमाम इशू के रिलेटेड, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने झूठ बोला। तो इस वक्त जो एक कत्ल के ऊपर एक सियासत चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग पर इल्जाम लगा रही है, नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्जाम लगा रही है, लेकिन जब कल जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह कहा गया कि ये एक महज हादसा है। इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं पहले अनवर रज़ा साहब की तरफ जाऊंगी। अनवर रज़ा साहब कहिएगा, कल भी हमने इस पे बात की कि इस तरह से किसी की लाश के ऊपर सियासत करना जो है वो अच्छी बात नहीं है, दुरुस्त कल्चर नहीं है, या आगे जाके और बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करेगा। तो आज वही हुआ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद आज ये सारी बातें रिपीट हुई। सर मैं चाहूंगी इस पर आपका टेक। कल भी हमने इस पर बात की थी, और आज जब आपने देखा कि सीएम पंजाब निगरान उन्होंने और आईजी पंजाब ने इस पर गुफ्तगू की, उन्होंने जो केस से मुताबिक हकायक थे उनका इजहार जरूर किया, और उन्होंने पॉलिटिकली जो उन पर इल्जामात लगाए जा रहे थे उनका भी उन्होंने इजहार किया। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि आप किसी के मरने पर इस सियासत करें, तो कोई भी सियासी जमात ऐसा करेगी तो उस पर उनको प्रिजाई नहीं मिलेगी। उसके बाद यह है कि बहुत अच्छा किया आज आईजी पंजाब ने और केयर टेकर सीएम ने, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जो हकायक थे वो अवाम के सामने रखे। अब ये अवाम का काम है उन्हें जज करना, क्या ये बात है कि कौन कौन सी सियासी जमातें इस अली बिलाल के इशू पर सियासत कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मौके पर भी सियासत की जाए और आप अपनी जो कमजोरियां हैं उनको इस तरह के जो वाकयात है उनसे उनके पीछे छुपा लें। ये अच्छी बात थी कि तमाम जो हकायक थे, एविडेंस थे, जो ऑडियो वीडियो थी, जो तस्वीर थी, वो शेयर की गई मीडिया के साथ। इससे ये तो साबित हो गया कि जो पुलिस ने अब तक की तफ्तीश की है कि ये एक हादसा था। इस हादसे को बुनियाद बनाकर पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो इसको कत्ल भी करार दे रही हैं और उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल भी कर रही हैं। इसी रविश की इसी तरह के जो वाकयात हैं उनको अपनी सियासत की नजर करना ये इंतहाई नामुनासिब बात है। इसकी हम माजी में भी इसकी मजम्मत करते रहे और आइंदा भी करते चले आए। पॉइंट टेकन। नदीम कुरैशी साहब, नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया।
आपने हमें अपने कीमती टाइम से टाइम दिया। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी एक ऐसा इशू जिसको मैं अगर ये कहूं कि अफसोसनाक वाकया है, उसके ऊपर कहा यह जाता है जब भी कोई वाकया हो तो एक महज़िब मुल्क के अंदर हमेशा यही होता है कि जब उसका वो जो प्रोसेस है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है तो कहा ही जाता है कि उसके ऊपर बातचीत ना की जाए, उसके ऊपर सियासत ना की जाए। लेकिन इस तरह से आपका आईजी पंजाब, आपका वजीर आला, निगरान वजीर आला पंजाब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कर रहे हैं कि तहकीकात हो रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये शख्स पुलिस तशद्दुद से हलाक हुआ है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन फिर ये भी कहा जा रहा है कि जिस शख्स में जिस गाड़ी में जो है इस शख्स की लाश मौजूद थी उसका मालिक पीटीआई वाला था। तो अगर ये प्रोसेस सारा अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो फिर इसके ऊपर इस तरह से बयानबाजी करना आप नहीं समझते कि गलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं गुजारिश आपको कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर कतई कोई बयानबाजी नहीं की। एक नौजवान, एक घराने का चश्मो चिराग, एक मासूम शख्स, इनोसेंट शख्स, एक पॉलिटिकल वर्कर, ट्रू पॉलिटिकल वर्कर, जब उसकी इस तरह से शहादत होती है, पूरी दुनिया इस पर क्वेश्चन कर रही है। आपने यूएनओ देखे, आप इंटरनेशनल मीडिया देखे, आप हमारे पड़ोसी मुल्क का मीडिया, वो तो खैर इंतजार में रहते हैं यहाँ कोई वाकया हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उस शख्स की मोहब्बत थी, वो इमरान खान से प्यार करता था। मेरे लिए आज मैंने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैं तो बड़ा हैरान रहा। ये भी माजी में कभी नहीं हुआ कि सीएम पंजाब हो और आईजी पंजाब हो और दोनों एक दूसरे से माइक लेकर गुफ्तगू करने में पहल करने की कोशिश करें। आज लगता था जैसे कोई अलीफ लैला की कहानी कौम को सुनाई जा रही है। जितनी बातें आईजी साहब ने फरमाई, अपना बैकग्राउंड बताया, और मोहसिन नकवी साहब ने अपना बैकग्राउंड बताया। अफसरान को अपना बैकग्राउंड नहीं बताना होता। आज उनका कोई इंटरव्यू नहीं था कि वो अपनी सीवी पेश कर रहे थे कौम के सामने। कौम ने उनसे क्वेश्चंस रखे हैं, उन्होंने जितने बातें बताई, उन्हें बड़ी अहम एक बात थी कि जी 36 डिफरेंट कैमराज से हमने वीडियोस, विजुअल है हमारे पास, जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सहाफियों को दिखाने थे। मैं चूंकि मौजूद नहीं था, ना मैं सहाफी हूं, मुमकिन उन्होंने वहां कुछ लोगों को दिखाए हो। एक चीज बड़ी हैरानकुन है कि जो शख्स पुलिस कस्टडी में था, पुलिस वैन में था, उसकी वो वीडियोस भी हैं, उसकी वो पिक्स भी हैं। उसको किस वक्त पुलिस ने रिलीज किया? क्या इसका कोई सबूत है? क्यों रिलीज किया? यहां तो अहकामात इस तरह के दिए जा रहे थे कि तहरीक इंसाफ के लोगों को इबरत का निशान बना दिया जाए। कौन सी वजह है? आप बड़ी इस वक्त टॉप की जर्नलिस्ट हैं, अनवर रजा साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, अपनी बहुत दिल राय रखते हैं। देखिए, पाकिस्तान की सबसे आला अदालत एक सूबे में इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत ये हुक्म देती है कि इलेक्शन करवाए जाए। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल देता है। एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अपने उस इलेक्शन इंतखाब के मुताबिक एक रैली के इनेकाद का ऐलान करती है। पूरी तरीके इंसाफ की लीडरशिप से लाहौर की मकामी क़यादत बैठ के रूट प्लान और सारी चीजें, उसके मेरिट डीमेरिट सारे, और उसमें सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए शेड्यूल फाइनल होता है। ऐसी क्या वजह थी कि 144 लाहौर में लगा दी जाती है? आप खवातीन मार्च होने दे रहे हैं, आप हया मार्च होने दे रहे हैं, आप जो सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन एजिटेट कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की खवातीन पर ये टीयर गैसिंग, ये केमिकल्स मिला हुआ वाटर कैनन के जरिए ये पानी फेंकना, ये लोगों पे लाठी चार्ज करना, वीडियोस मौजूद हैं। आज वो दौर नहीं है कि आप मेरी कही हुई बात को मैं 2 दिन बाद कहूंगा मैंने नहीं कहा। सबूत है, खवातीन गाड़ियों में मौजूद है और पंजाब की पुलिस वो गाड़ियों के शीशे तोड़ रही है। जिस सूबे में रोजाना सैकड़ों मोटरसाइकिल चोरी हो रही हो, सैकड़ों डकैती की वारदातें हो रही हो, जहां पर अगवा बराए तावान की वारदातें हो रही हो, जहां गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज ना हो। नदीम कुरैशी साहब, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के जो ट्वीट सामने आ रही हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उन सब से एक ही तासुर, मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, एक ही तासुर दिया जा रहा है कि इन शख्स को जो है वो पुलिस ने कत्ल किया या पुलिस के टॉर्चर सेल के अंदर इनको कत्ल किया गया, उनके टॉर्चर की वजह से इन पर तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। आप इसको हादसा करार नहीं दे रहे? देखिए, मैं नहीं समझता, मैंने भी अल्लाह को जान देनी है। मैं समझता हूँ किसी शख्स की लाश पर सियासत करना बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म है। अगर ये हादसा होता बादी नजर में तो हम इसको हादसा ही समझते। एक इतने जदीद दौर में 6 दिन के बाद आईजी साहब को टाइम मिला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, नकवी साहब को आज टाइम मिला। आपने परसों सुना एक निजी टीवी के इंटरव्यू में काशिफ अब्बासी साहब को, आज के जो निगरान वजीर इतलात है वो फरमाते थे असी इन्होंने डकांगे। हालांकि उनको एंकर कह रहे हैं जी आप नहीं डक सकते, यू आर केयर टेकर गवर्नमेंट,
और वो बड़े मुस्तकबराना लहजे में, बड़े रौनक से भरे हुए लहजे में कहते हैं हम इनको डकेंगे। किस लिए, इस लफ्ज का क्या मतलब है, ये आइडियोलॉजी क्या चीज बताती है? मैं आपको गुजारिश कर दूं, 36 इंजरीज है उस शख्स के जिस्म पर। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने और मैंने नहीं दी, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट गवर्नमेंट को सर्व करने वाले एक डॉक्टर ने दी है। 36 इंजरीज एक शख्स की बॉडी पे किस तरह से आ गई? और फिर बड़ा अहम नुकता, किस वक्त रिलीज किया इनको? आप तो लोगों को, जो गाड़ियों में खवातीन बैठी हैं, वो कह रही हैं हम विमेंस हैं, हम खवातीन, और उन गाड़ियों को, शीशों को तोड़ा जा रहा है, बसों को तोड़ा जा रहा है। क्या पुलिस जो हमारी मुहाफिज है, मेरा पंजाब पुलिस से एज ए होल कोई मुझे उन पे ऑब्जेक्शन नहीं है, ये हमारे लिए ये वर्दी बड़ी काबिल एहतराम है, ये लोग बड़े काबिल, लेकिन इनके रूप में कुछ ऐसे लोग इंजेक्ट किए गए हैं दानिस्ता, जिन्होंने खौफ फैलाना था, हैरासमेंट फैलानी थी, लोगों को ये एहसास दिलाना था कि इमरान खान के साथ रहोगे फिर आपको इस अंजाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, मैं आपको गुजारिश कर दूं। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। अनवर रज़ा साहब, जब ये हादसा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नून लीग पर इल्जाम लगा रही है, और नून लीग क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्जाम लगा रही है कत्ल किया गया? अनवर रज़ा साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। जी जी, जरा मारिया सवाल रिपीट कीजिएगा। जी सर, मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ, जी मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ कि अगर आईजी पंजाब ये कहते हैं कि ये वाकया महज एक हादसा है, तो फिर दोनों जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग, एक दूसरे के ऊपर इल्जामबाजी क्यों कर रही है कि कत्ल किया गया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये प्लान किया था या नून लीग ने ये प्लान किया था? ये बात देखिए इंतहाई अफसोसनाक है कि जब एक वाकये पर इन्वेस्टिगेशन जा रही है और उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में और हकायक की रोशनी में जो चीजें आम को के सामने जा रही हैं, जो मीडिया को बताई जा रही हैं, आप उस पर बात कीजिए। देखिए ये बड़ा अफसोसनाक अमल होता है, किसी का जानशीन, किसी का बेटा जब शहीद हो जाता है वो तो उस पर सियासत की जाए। मुझे आपकी याद है इमरान खान पर जब हमला हुआ था तो उस वक्त आपको याद है कि उनकी शहादत हुई थी। देखिए उनके वालिदैन पर क्या गुजर रही होगी, इंतहाई माजरत के साथ, कि क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जो उस हल्के से, उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, कभी कोई उनके अब घर गया होगा? नेवर एवर, कोई नहीं गया होगा। सिर्फ ये मीडिया हाइप क्रिएट की जाती है और मीडिया में आने के लिए किया जाता है। देखिए हमें बीइंग ए पाकिस्तानी इस इशू को, इस तरह के इशू को इग्नोर करना चाहिए। अब हमें देखना ये है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो कर क्या रही हैं। देखिए एक सियासी जमात चाहती है कि इंतखाबात अमल में लाए जाए, बाकी सियासी जमातें चाहती हैं कि इंतखाबात अमल में ना लाए जाए। लेकिन सर एक अंदर ऐसा जैसे भी पॉइंट अभी नदीम कुरैशी साहब ने भी उठाया है कि अगर ये हादसा है तो उसके जिस्म पर इतने निशानात क्यों हैं? देखिए मारिया, उनके जिस्म पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, उसका एग्जामिन किया जाएगा। एग्जामिन करने के बाद कमेंट कर सकते हैं, ये बात डॉक्टर्स बता सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स बता सकते हैं। देखिए ना तो मैंने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है और ना ही मैंने उनकी बॉडी को, लिहाजा मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं मामले के इन्वेस्टिगेशन की बजाय मैं उन हकायक की बात करना चाहता हूँ जो कि माशरती तौर पर हमारे समाज में बेहतर नहीं समझे जाते। मैं आपको उन इश्यूज की तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ। अगर कोई कारकुन किसी जलसे में, सियासी पार्टी मोहब्बत में अपनी जान से हाथ धो बैठता है, शहीद हो जाता है, तो मुझे ये बताइए उसके माँ बाप को बाद में कौन देखेगा? उसकी फैमिली को टेक केयर कौन करेगा? आप मुझे बताइए। सिर्फ मीडिया के सामने उनके घर जाकर आप उनको 20 लाख 30 लाख रुपए दे देते हैं, क्या उसके बेटे का, उसके भाई का? ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा नदीम कुरैशी साहब आगे मूव कर, मुझे कहिएगा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की टेंशन क्यों है कि ये इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे, जबकि एज पर द बुक तमाम चीजें इस वक्त ठीक चल रही हैं? इलेक्शन कमीशन तैयारी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो चुकी है, लेकिन उस सब के बावजूद इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनकी कुछ हलकों को मुखातिब करके ये कह रहे हैं कि उनकी कोशिश है कि कोई कत्ल करवा दिया जाए, धमाका हो जाए और इलेक्शंस जो हैं वो कैंसिल हो जाए। देखिए सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को भी और इलेक्शन कमीशन की तैयारियों को भी बड़ा खुशाइंद समझता हूँ। और खुशाइंद इसलिए कि जिस मुल्क में दस्तूर की को लोग उसको ओबे करें और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, वो उस मुल्क में मसाइल वक्ती तौर पे होंगे वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास एक ऐसा वे आउट है जो हमें मुश्किलात से निकालता है एज ए कौम। लेकिन जो हुकूमती लोग, जो हुकूमती बेंचों से, बिलखुसूस ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं,
बिलखुसूस जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, आपने सुना कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो मीटिंग कॉल की, उसमें उन्हें कहा गया कि जो सिक्योरिटी इशूज हैं और भाई ये सिक्योरिटी इशूज इसलिए हैं कि ये पुलिस निहत्थे वर्कर्स पर हल्ला बोले, निहत्थे वर्कर्स को ये पुलिस के जो ये जवान जो है लाठियों से मुसल्ला और आंसू गैस से मुसल्ला और ये गोलियों से मुसल्ला ये उन पे हमले करें, ये इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये तो हुकूमती बेंचों से एक तासुर दिया जा रहा है, लेकिन मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ ये बुनियादी तौर पर एक टारगेट है इनका कि ये बदगुमान लोगों को करे, लोगों को ये इलेक्शन टेम्पो ना बनने दे। चुके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इंतखाब अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से पहले जीत चुकी, चूंकि पाकिस्तान की अवाम की जो तायद और हमायत इस वक्त इमरान खान को हासिल है, इमरान खान के बयानियों को हासिल है, इसकी पिछले 30-40 साल में मिसाल नहीं मिलती। हमारी तरफ से कोई इसमें इबहाम नहीं है, हम क्लियर है, हमारे पार्लिमानी पोर्ट बन गए हैं, हमारी टिकटें फाइनल हो गई हैं, हम आने वाले इसी वीक पे अपनी टिकट अनाउंस कर रहे हैं। इशू तो ये पीडीएम क्या है, कभी डिस्टेंस करते हैं, जरदारी साहब कहते हैं मैं तो पीडीएम नहीं हूँ, मरियम साहबा कहती है जरदारी साहब पीडीएम है, कभी वो कहते हैं हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, कभी खबर आती है कि जी वो अलग लड़ेंगे, कभी कहते हैं जी मुल्क मुतम्बिल नहीं हो सकता। वो कहते हैं पीडीएम का हिस्सा नहीं है लेकिन हुकूमती अलायंस है, हम वही कहते हैं पीडीएम का हिस्सा लेकिन हुकूमती अलायंस है। सर ब्रेक का टाइम है, बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम दिया प्रोग्राम को। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे रहनुमा तहरीक इंसाफ नदीम कुरैशी साहब। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जहां पर इस वक्त इमरान खान साहब को खदशा है कि उनको कत्ल करके या धमाका करवा कर इलेक्शन जो है वो कैंसिल किए जा सकते हैं, और वहीं पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और खदशा भी है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का, और इसमें ऑप्शन के तौर पर जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो लीड करेंगे अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन एक ऐसा टॉपिक है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मौज़ूए गुफ्तगू बना हुआ है, वो है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। और अब इस पे डिस्कशन चल रही है कि इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार हो जाते तो इलेक्शंस का क्या होगा, इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार हो जाते तो पार्टी को लीड कौन करेगा, इलेक्शंस को लीड कौन करेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब इस हवाले से क्या फरमा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले आप जरा ये सुन लीजिए, फिर उस पर हम डिस्कशन करते हैं। अगर उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है तो उनकी तवक्को है और वो जिम्मेदारी उनने मुझ पर सौंपी है कि पार्टी की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। ऑब्वियसली रहनुमाई उनकी होगी, असूल उनके होंगे, प्रिंसिपल्स उनके होंगे, रहनुमाई उनकी होगी, क़यादत उनकी होगी, और उनकी अदम मौजूदगी में मैं एक जिसे कहते हैं ना आर्जी एक रोल प्ले करूंगा। जी अनवर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इस पार्टी का एक स्ट्रक्चर मौजूद है, उस स्ट्रक्चर के तहत शाह महमूद कुरैशी साहब जो है पार्टी को लीड करेंगे, लेकिन इसके पीछे का जो भी एक रूल होगा, जो भी क़यादत होगी, जो भी असूल होंगे, वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो फॉलो करेंगे। आपको लगता है, क्योंकि एक नैरेटिव है और एक तासुर ये जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, तो क्या शाह महमूद कुरैशी साहब लीड कर पाएंगे? देखिए मारिया, शाह महमूद कुरैशी साहब को ये बात करने की जरूरत क्यों पेश आई, पहले तो इस पर आते हैं। अच्छा। शाह महमूद चाहते ये हैं कि विद इन पार्टी जो इख्तलाफात है क़यादत से मुताल्लिक, एक तो वो उसका इबाहम दूर कर दें और पार्टी के जो दीगर ख्वाहिशमंद हजरात हैं उनको ये मैसेज दें कि अगर इमरान खान साहब अरेस्ट होते हैं तो उनके बाद पार्टी को वो लीड करेंगे इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक। ये उन्होंने पैगाम दिया है विद इन पार्टी अपने उन लोगों को जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब के बाद उनको क़यादत सौंप दी जाए। दूसरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन है और उनका हक भी है, उन्हें इमरान खान के साथ बहुत ज्यादा जदोजहद की और पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, और सबसे बड़ी बात कि वो मुख्तलिफ सियासी जमातों को छोड़कर इमरान खान साहब का हिस्सा बने हैं। तो उन्होंने हर मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब का साथ भी दिया है, वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं उनकी हुकूमत में। मैं ये समझता हूँ कि ये वो पैगाम उनकी पार्टी के लिए था। और अब इमरान की गिरफ्तारी के हवाले से अगर बात करें तो मैंने आपको कल भी बताया था कि हुकूमत ने ये प्रिंसिपली तय कर लिया हुआ है कि उन्होंने इमरान खान साहब को अरेस्ट करना है। अब अरेस्ट के लिए वो अदालत का कंधा इस्तेमाल करेंगे कि अगर अदालत की जानिब से उन्हें कोई अहकामात मिलते हैं तो डेफिनेटली वो इमरान खान साहब को अरेस्ट करेंगे। पॉइंट टेकन। लेकिन सवाल यहाँ पर अनवर साहब ये भी है कि क्या गिरफ्तारी हो पाएगी इमरान खान साहब की या नहीं। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे प्रोग्राम के अंदर कि अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो इसका फायदा भी इमरान खान साहब को होगा। खैर वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।